कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। मलकापुर नाम के शहर में संग्राम नाम का एक पुलिस हवलदार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका पुलिस स्टेशन से घर नजदीक ही था। उसकी पत्नी बहुत ही होनहार थी। वो अपने पति के निर्णय में हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थी। एक दिन संग्राम को सुबह जल्दी ही पुलिस स्टेशन से फोन आता है। हेलो, कौन? मैं पुलिस स्टेशन से शिंदे सर बात कर रहा हूँ। संग्राम, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। सर, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, थोड़ा अर्जेंट है। तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ। ठीक है सर। संग्राम घर से तैयारी करके जल्द ही निकलता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन पैक करके देती है। संग्राम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जय हिंद सर। आओ संग्राम, आज हमारे पुलिस स्टेशन में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आज सुबह मुझे कलेक्टर सर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि हमें डे और नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे देश में कोरोना नाम का विषाणु फैल रहा है और वो विषाणु रोकने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ सर, हम आपके साथ हैं। पहले उस विषाणु के बारे में जान लो। कोरोना एक ऐसी समस्या है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाली, मगर हमें इस कोरोना की चैन को तोड़ना है। वो कैसे सर? बताता हूँ। कोरोना संसर्ग से होने वाली बीमारी है जो छूने से फैलती है और अगर व्यक्ति को कोरोना का संसर्ग हो गया तो उसे सांस लेने में दिक्कत, बुखार, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें लोगों को लॉकडाउन में घर से निकलने से रोकना है और लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाना है। अगर फिर भी लोग नहीं माने तो आप उन पर लाठीचार्ज कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, हम सबको भी ये जिम्मेदारी निभाते समय हमारी खुद की उतनी ही देखभाल करनी है ताकि हमें इस बीमारी का संसर्ग ना हो और हम इस महामारी से अपने देश की सेवा निरंतर करते रहे। हमें खुद भी मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और हाथ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें खुद की सुरक्षा करके देश के नागरिकों की जान बचानी है। हाँ सर, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उस दिन संग्राम अपने घर देर रात पहुंचता है। क्या हुआ? आज सुबह जल्दी ऑफिस गए और रात को इतनी देर बाद आए हो? कोई समस्या है क्या? अरे हाँ, हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी आई है। आज से मुझे हर रोज देर हो जाएगी। ये कोरोना फैलता कैसे है और इससे कैसे बचे? उससे बचना है तो घर में रहो, मास्क लगाओ और सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथ बार बार धो और बाहर से आने के बाद हाथ और पैर धो लो। जितना हो सके बाहर मत निकलो और भीड़ में जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखो। हाँ, मैं समझ गई। उस दिन संग्राम अपने घर रहता है और अगले दिन सुबह ही वो अपनी ड्यूटी पर मास्क लगाकर जाता है। आने जाने वाले लोगों को पूछकर जांच पड़ताल करके ही उनको छोड़ता है। संग्राम हर रोज अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है। कुछ काम न होने के कारण निकलने वाले लोगों को संग्राम 2-3 लाठियां मारकर भगा भी देता है। ऐसे ही एक दिन शहर में एक बूढ़े आदमी को सर्दी बुखार था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। संग्राम ने तभी एम्बुलेंस को बुलाया और उस आदमी को अस्पताल में ले गया। उसके सभी टेस्ट पॉजिटिव आ गए और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके घर वालों के टेस्ट निगेटिव आए थे। ऐसे ही अब शहर में बहुत से लोग मिल रहे थे जिन लोगों को संग्राम अपनी मदद से अस्पताल ले जाता और उनका इलाज कराता। थक कर संग्राम रात को खाना खाने घर जाता है। पापा, आप छुट्टी क्यों नहीं लेते? अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मुझे कुछ नहीं होगा। अपने देश की सेवा करना हम पुलिस वालों का प्रथम कर्तव्य है बेटा। अपने देश की खराब हालत में हम पीछे नहीं हट सकते। पापा, आप ड्यूटी पर अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, चलो खाना खाओ, मुझे ड्यूटी पर जाना है। दिन रात काम करते करते उसका इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गया था और इसी में संग्राम को तेज बुखार आया तो संग्राम घर ना जाकर सीधा अस्पताल चला गया और अपना टेस्ट करवाया। संग्राम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वो बहुत ही मायूस हो गया। उसने अपने पुलिस अफसर को फोन करके बताया, सर मैं अब ड्यूटी पर नहीं आ सकता। मेरे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और मुझे आइसोलेशन में रखा है। कोई बात नहीं संग्राम, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें और भी काम करना है। जल्दी ठीक होकर वापस आ जाओ। संग्राम अपने घर पर फोन लगाता है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? अब तक घर नहीं आए। अरे मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है। अब मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा है। तुम चिंता मत करो और बच्चों को लेकर घर में ही रहो। आप यहाँ की कोई चिंता ना करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बस अपना और बच्चों का ख्याल रखो। पत्नी फोन रख देती है और बहुत रोने लगती है। उसके बेटे पूछते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बता देती है।
और बच्चे भी घर में बहुत उदास हो जाते हैं। अब क्या होगा ये सोचकर सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद संग्राम के रिपोर्ट निगेटिव आते हैं और संग्राम को डिस्चार्ज दिया जाता है। सभी पड़ोसी बहुत खुश हो जाते हैं और संग्राम पर पुष्पवृष्टि करते हैं। लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। ये सब देखकर संग्राम की पत्नी अपने घर से पूजा की थाली लेकर आती है और संग्राम की पूजा करती है। संग्राम को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है और उसका देश सेवा के काम के प्रति अभिमान और बढ़ जाता है। कुछ दिन आराम करने के बाद संग्राम अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है और अपना काम फिर से शुरू करता है। दोस्तों, कोरोना जैसी महाभयंकर महामारी में हमारे पुलिस भाई बहन हमारे लिए घर के बाहर दिन रात खुद की जान को जोखिम में डालकर अपने देश और जनता की सेवा कर रहे हैं। उनका आदर कीजिए और अपने पुलिस को सहकार्य कीजिए। शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। शांताबाई, पहले चाय पी लेना, काफी ठंड है। हाँ हाँ मैडम, पी लेती हूँ। और ये मेरा एक पुराना स्वेटर है, मैंने 2 ही बार इस्तेमाल किया है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। पन्नालाल अपने सोने की पेढ़ी पे सुबह जल्दी चले जाते और उसके बाद शांताबाई उनके घर खाना बनाने आ जाती। शांताबाई के हाथ में स्वाद था, उसके काम से माधुरी भी खुश थी। अब धीरे धीरे शांताबाई ने माधुरी का विश्वास जीत लिया। शांताबाई, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। जी मैम साहब, आप टेंशन मत लीजिए। माधुरी अब हर रोज 1 घंटे के लिए मंदिर जाया करती थी और घर पर शांताबाई अकेली होती थी। पन्नालाल के घर गांव के बासमती चावल की 4 बोरियां आई थी। शांताबाई के मन में लालच पैदा हो गया। यहाँ खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इतना सारा चावल है। इसमें से 2 कटोरी चावल मैं निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शांताबाई ने बोरी से 2 कटोरी चावल निकालकर अपनी थैली में रख लिए और चावल की गोनी को फिर से सिला दिया। अरे वाह, आज घर वालों को पुलाव खिलाऊंगी। शांताबाई का लालच और हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी। कभी चावल तो कभी शक्कर, या कभी चाय पत्ती तो कभी आलू प्याज। पन्नालाल के घर से रोज कुछ ना कुछ शांताबाई के घर पहुंच ही जाता। शांताबाई की तो चांदी हो गई थी। अरे वाह, अच्छी मछली लगी है तुम्हारे हाथ शांता, लेकिन ध्यान रखना नहीं तो फंस जाओगी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेम साहब का पूरा विश्वास है मुझ पे। सही है, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। घर का सामान धीरे धीरे गायब होता रहा, लेकिन माधुरी को बिल्कुल भनक नहीं लगी। शांताबाई पर उसका विश्वास बरकरार था। और ऐसे ही एक दिन माधुरी की सास घर आ जाती है। प्रणाम माँ जी। अरे अरे बहू, झुको मत। कैसी है तुम्हारी तबीयत? वैसे ठीक है, लेकिन थकान सी रहती है। डरो मत, ऐसी हालत में कमजोरी आम बात है। अब मैं आई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने। चलो एक सेल्फी लेते हैं। माधुरी सासू माँ से शांताबाई का परिचय कराती है। माँ जी, ये शांताबाई है, हमारे यहाँ रसोई और घर के छोटे मोटे काम संभालती है। मुझे बड़ा सहारा है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। माधुरी की सांस बड़ी तेज थी और टेक्नो savvy भी। एक ही नजर में सामने वाले को भांप लेना उसकी खासियत थी। माधुरी जब मंदिर जाया करती थी तब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती, फिर हर 15 मिनट बाद रसोई में चक्कर लगाती। उनके घर में रहने से शांताबाई को अब चोरी करना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये बुढ़िया कब वापस जाएगी। अब तो कुछ भी चुराने से डर लगता है। शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ से हिलेगी नहीं। इतना समय मेरे लिए काफी है। अगले 2-3 दिन शांताबाई चीजें चुराने में सफल होती है और अपने आप पर खुश हो जाती है। चलती हूँ माँ जी, सब्जी फ्रिज में रख दी है। ठीक है। जैसे ही शांताबाई घर से निकलती है, उसके हाथ की फूली हुई थैली देख के सास की आंखें चमक जाती है। अरे, जब ये सुबह आई थी तब तो ये थैली फोल्ड करके लाई थी, और अब इतनी भरी हुई कैसे थी? अगले दिन शांताबाई काम पे आती है। शांताबाई, बहू मंदिर गई है और मैं जाप करने बैठ रही हूँ। फिर मैं प्रसाद बनाने रसोई में आ जाऊंगी। जी माँ जी। शांताबाई किचन में आती है। झूले की आवाज उसके कान पर पड़ रही है। वो अंदाजा लगाती है
कि सासू माँ अब 10 मिनट तक वहां से नहीं उठेगी। अब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ नहीं आएगी। मैं कुछ आलू और प्याज थैली में रख देती हूँ। काम खत्म होने के बाद शांताबाई घर निकलती है। माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आज क्या बना रही हो घर पे? आज पाव भाजी बनाने की सोच रही हूँ। अरे वाह, अच्छा है। तो कितने आलू और प्याज लिए हैं तुमने? हाँ, सासू का अचानक से आया सवाल सुन के शांताबाई चौंक जाती है, लेकिन बात को संभाल लेती है। जी लिए नहीं, अभी जाते जाते ले लूंगी। इसी दौरान माधुरी भी मंदिर से लौट आती है। लेकिन तुम्हारी थैली में तो ऑलरेडी प्याज और आलू है, जरा देखो तो। शांताबाई को अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होती है। लेकिन आपको कैसे पता चला माँ जी? सांस हंसते हुए माधुरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। वीडियो में शांताबाई को आलू और प्याज थैली में रखते देख माधुरी चौंक जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन आप तो जाप कर रही थी ना, मुझे झूले की आवाज भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने चोरी करने की हिम्मत की। शायद तुमने मेरे हाथों में जाप की माला की बजाय ये बहू की माला नहीं देखी। और झूले को एक बार धक्का दो तो अपने आप 5 मिनट झूलता रहता है। 5 मिनट रिकॉर्डिंग के लिए काफी है। और इस प्रकार लालची काम वाली शांताबाई को माधुरी के सास ने अच्छा सबक सिखाया। अब शांताबाई को उस एरिया में नया काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी, आज आपकी वजह से हमारा नुकसान टल गया। लेकिन बहू, तुम भी आगे से किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत रखना। ये कलयुग है, याद रखना। कुछ दिन पहले की बात है। अरविंद ने अभी अभी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी और शहर की स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। लेकिन वक्त बर्बाद ना हो इसलिए उसने घर पर ही ट्यूशंस लेना शुरू किया। अरविंद सर, बबलू दिमागी कमजोर है और उसकी मैथ्स भी बहुत कच्ची है। प्लीज उस पर जरा स्पेशल ध्यान दीजिए। जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये खुशी की बात अपने स्कूल टीचर से शेयर करने अरविंद पाठक सर के घर आता है। बहुत बहुत बधाई अरविंद। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। खूब मन लगा के पढ़ाना। जी सर, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा और आप ही के जैसे एक आदर्श टीचर होने की कोशिश करूंगा। आदर्श और बच्चों के फेवरेट, और इसलिए तुम्हें एक गुण बहुत काम आएगा। वो कौन सा सर? पेशेंस, यानी कि धीरज। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। सिक्के के दूसरे बाजू को बिना समझे कोई निष्कर्ष मत निकालना। अरविंद ने पाठक सर की बात अपने दिमाग में फिट कर ली। अरविंद बबलू को मन लगा के पढ़ाता था। अरविंद ने एक बात नोटिस की थी कि बबलू की मैथ्स सचमुच में कमजोर थी। वो उसे सिखाने के लिए सिंपल टेक्निक्स यूज करता था। एक दिन अरविंद ने बबलू को एक सिंपल सा सवाल पूछा। बबलू, अब सवाल ध्यान से सुनना और सोच के आंसर देना। अगर मैंने तुम्हें 3 ऑरेंजेस दिए और उसमें से एक वापस ले लिया तो अब तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस बचे? 3 सर। नहीं, फिर से सोचो। सर 3 ऑरेंजेस ही होंगे मेरे पास। नहीं बबलू, 2 ही बचेंगे। ये देखो, 3 ऑरेंजेस मैंने तुम्हें दिए और ये एक वापस ले लिया, तो कितने बचे? सर 3। बबलू के बार बार गलत जवाब देने पर धीरे धीरे अरविंद के पेशेंस खत्म हो जाते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। फिर उसे पाठक सर की बात याद आती है। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। अरविंद फिर से बबलू को प्यार से समझाने लगता है, लेकिन बबलू वही गलत जवाब देता है। ये लड़का इतना समझाने पर भी गलत ही जवाब दे रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। दिमाग का दही हो रहा है। अरविंद के बदले हुए आवाज से बबलू थोड़ा सहम जाता है। अरविंद उसे आखिरी बार वही सवाल पूछता है और बबलू डर डर के वही गलत जवाब देता है। बबलू, अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो वरना कल तुम्हें 1 से 100 बार लिख कर लाना पड़ेगा। सर लेकिन मैं राइट आंसर ही दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे। ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारे पास 3 ऑरेंजेस बचेंगे? तभी बबलू अपनी बैग में से एक ऑरेंज निकालकर सर को दिखाता है। सर, मेरी मम्मी ने आज मुझे ये एक ऑरेंज आपके साथ खाने के लिए दिया है, तो आपने 3 में से एक ऑरेंज ले भी लिया तो भी मेरे पास 3 ही ऑरेंजेस बचेंगे ना? अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पाठक सर की सीख याद आती है।
ओ बबलू, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अरविंद को अपने बर्ताव का पछतावा होता है और वो आगे से कभी भी बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव ना करने की कसम खाता है। आज इस छोटे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। सिक्के का दूसरा पहलू जाने बिना ही मैंने अपना संतुलन खो दिया। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाय विशाल, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रवि, बाय परेश। रवि चल यार निकलते हैं, मुझे मेरी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। क्यों? आंटी का बर्थडे तो मार्च में होता है ना? अरे कल मदर्स डे है ना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तो अपनी माँ से नाराज है ना? रवि और परेश की बात उनके स्पोर्ट्स टीचर विक्रम ने सुनी है। वो दोनों के पास आते हैं। क्यों भाई, कौन किससे नाराज है? कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल रवि अपने कजिन के घर शिफ्ट हुआ है ना। ओह, एनीथिंग सीरियस? नो सर, बस ऐसे ही। माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। बेवजह बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। बस तब से आंटी से ना मिलने की कसम खाई है इसने सर। मैं तो समझा समझा के थक गया। परेश की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। बाय द वे रवि, क्या आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं। विक्रम पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और अपने टॉवेल से उसे रवि के पेट पे कस के बांध देते हैं। परेश और रवि आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये पत्थर आपने रवि के पेट पर क्यों बांधा है? कल बताता हूँ। रवि, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन तुम इस पत्थर को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे। याद रहे, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है, समझो। विक्रम के जाने के बाद रवि और परेश अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि पूरी रात पत्थर को लिए घर में काम करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। ये कैसी गुरु दक्षिणा मांगी सर ने। बहुत तकलीफ हो रही है। ना ठीक से खाना खा सकता हूँ, ना सो पाता हूँ। दूसरे दिन रवि और परेश ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। रवि की हालत देख परेश परेशान हो जाता है। वो रवि को बैठने उठने में मदद करता है। रवि, वो देखो सर आ रहे हैं। बस अब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। होप सो यार। इस 3 किलो के पत्थर ने हालत खराब कर दी है मेरी। हेलो बॉयज, कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक नहीं सर। क्या अब मैं इस पत्थर को निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई है। एक काम करो, इस ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। रवि बड़ी कठिनाई से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही चक्कर आके नीचे गिर जाता है। रवि, पानी पी लो। ठीक हो ना अब? यस सर। सर, ये सब आपने किस लिए किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अपनी माँ को समझने में तुमने गलती की है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रवि, तुम एक दिन के लिए ये 3 किलो पत्थर के साथ नहीं जी पाए, तो जरा सोचो, हमारी माएँ हमें 9 महीने तक अपने पेट में कैसे संभालती है, कितनी परेशानी से गुजरती है। आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए माँ को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परेश। और इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होकर रवि अपनी माँ से मिलने घर लौट जाता है।